सबको वेलकम करता हूं। आज है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। जी हाँ साथियों, MSN 1 के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, MSN 1 के ऊपर दो प्रश्न लेकर आए हैं। एक है हेमोरॉइड के ऊपर, मीन्स बवासीर के ऊपर, जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो है इसको हम लोग देखेंगे, इसका कारण, प्रकार, लक्षण सब देखेंगे। साथ में एक क्वेश्चन देखेंगे कोलोस्टोमी। ठीक है, बृहदांत्र के जो है छिद्रन के बारे में देखेंगे, कोलोस्टोमी के बारे में। ठीक है, दोनों प्रश्न बहुत ही शानदार है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ लीजिए, लास्ट चल रहा है, इसके बाद जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग इस सप्ताह में जो है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और MSN आखिरी सप्ताह है। इसके बाद जो है कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर लेकर आएंगे, जिसमें जो है आप विभिन्न प्रकार के शब्दों को जान पाएंगे, जैसे कोलोस्टोमी क्या है, हेमोरॉइड क्या होता है, जीजनोस्टोमी क्या होता है, ड्यूडेनोस्टोमी क्या होता है। इस प्रकार से विभिन्न टर्मिनोलॉजी लेकर आएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बवासीर क्या होता है, देख लीजिए। मलाशय या गुद्दा की रक्त वाहिकाओं का बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाता है। देखिए, मलाशय या गुद्दा की, रेक्टम की रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स का बाहर की ओर फूलना एवं लंबाई में वृद्धि होना बवासीर कहलाता है। देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि शरीर के हर एक पार्ट में ब्लड वेसल्स सप्लाई, ब्लड वेसल्स है, मतलब रक्त वाहिका है, उसमें रक्त जो है शरीर के सभी अंग में पहुंचता है। ठीक है, अब ऐसे में जो मलाशय है, जिधर से मल पास होता है, मल निकलता है, वो जो रास्ता है, गुद्दा जो है, जो आपका जहाँ से मल निकलता है, उस पे जो है होता है, जो वहाँ का जो रक्त वाहिका होता है, वो रक्त वाहिका क्या हो जाता है, फूल जाता है। ब्लड वेसल्स क्या होता है, फूल जाता है, या जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें लंबाई वृद्धि हो जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये आपके अलग अलग प्रकार से, कितना जो होता है बवासीर वो अंदर ही अंदर होता है, कितना होता है कि बाहर से दिखने लगता है, बाहर निकल जाता है लंबाई में वृद्धि होकर ब्लड वेसल्स। तो नॉर्मली जो बवासीर होता है वो मलाशय, वो जो होता है मलाशय चाहे या गुद्दा जो होता है, उसके जो रक्त वाहिका होता है उसमें फूल जाएगा, या फिर जो है उसके लंबाई में वृद्धि होकर उससे ब्लडिंग आने लगता है, और वो जो है आपका बवासीर होता है। ठीक है, चलिए पिक्चर के माध्यम से भी समझ लीजिए। देखिए आपका जो है यही आपका क्या है, समझिए, ये आपका क्या है, रेक्टम है, यहाँ से मल निकलता है। ठीक है, ये क्या है, मल द्वार है, समझ गए, ये मल द्वार है, समझ गए, मलाशय है, समझ गए। मलाशय या मल, गुद्दा, तो गुद्दा ही ना होता है। तो ये जो जहाँ से जो है आदमी अपना मल त्यागता है, तो देखिए ये है इंटरनल। अब जो ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे जो होगा, ये रास्ते वाले पर जो ब्लड वेसल्स होगा, ये क्या होगा, अंदर ही अंदर फूल गया है और यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, समझ गए। तो ये इंटरनल हेमोरॉइड्स हो गया, मतलब आंतरिक बवासीर। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो गुद्दा पर जो एक्सटर्नल रूप से जो है फूल जाता है, जो मुंह द्वार जो होता है ना, गुद्दा का द्वार, वहाँ पे ऊपर से जो है वो ब्लड वेसल्स फूल जाता है, या उसके लंबाई में वृद्धि होने से वो क्या होता है, वहाँ से ब्लीडिंग होगा। तो ये जो है आपका एक्सटर्नल हेमोरॉइड होता है, बाह्य बवासीर होता है। ठीक है, और यहाँ से देख रहे हैं सब में से ब्लडिंग होता है बवासीर में। तो यही है नॉर्मली गुद्दा के आसपास के एरिया में जो ब्लड वेसल्स होता है, यहाँ फूल जाना या लंबाई में वृद्धि हो जाना ही हेमोरॉइड्स कहलाता है, समझ गए। चलिए अब इसका प्रकार देख लीजिए, कितने प्रकार होते हैं। बवासीर निम्नतः 3 प्रकार के होता है, देख लीजिए कौन है। पहला है बाह्य एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, देख लीजिए, जब गुद्रीय छिद्र एनल एस्फिंक्टर से निचले वाली रुधिर वाहिका प्रसारित एवं फूलती है तो यह जो है बाहर से दिखाई देता है, इसलिए इसे बाह्य बवासीर कहते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। देखिए हेमोरॉइड्स को पाइल्स भी बोलते हैं, समझ गए।
तो देखिए जब गुद्दा छिद्र जो होता है ना, जो हमारा एनल जो होल है, जो छिद्र है, जो क्या होता है जहाँ से मल निकलता है, उसमें उस छिद्र के जो नीचे वाला जो ब्लड वेसल्स है, जो वाहिका है रक्त का, उसमें जो है प्रसारित हो जाता है या फैल जाएगा या फूल जाएगा, और वो जो है बाहर से दिखता है। चूँकि वह छिद्र के नीचे है इसलिए वह बाहर से दिखता है। ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देखे हैं, देख रहे हैं ना, ये आपका होल है, यहाँ ये होल है, समझ गए। अब ये होल है तो ये होल के जो नीचे वाला जो यहाँ जो ये ब्लड वेसल्स है, ये होल है, समझ गए। ये वाला क्या है, ये आपका जो है ये आपका होल है, समझ गए, ये होल है। अब इस होल में देख सकते हैं नीचे जो ब्लड वेसल्स है ये क्या हो गया है, ये फूल गया है या इसमें विस्तारित हो गया है, फैल गया है, तो ये जो है एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। ये है आंतरिक, समझ गए, ये आंतरिक है, समझ गए ना। चलिए तो पहला बाह्य देख लीजिए, दूसरा इंटरनल देखिए। जब गुदीय छिद्र से ऊपर या अंदर की ओर रुधिर वाहिनियाँ प्रसारित हो एवं फूलती हो तो इसे आंतरिक बवासीर कहते हैं। इन्हें देखने के लिए प्रोटोस्कोपी की जाती है। अब चूँकि जो इंटरनल होता है वो आपके छिद्र के अंदर होता है, छिद्र के नीचे होता है, समझ गए ना, छिद्र के ऊपर होता है। छिद्र के नीचे होगा तो बाहर हो जाएगा तो वो तो दिखेगा, लेकिन ये जो इंटरनल होता है यह छिद्र के जो है वो क्या होता है, ऊपर होता है, मतलब वो जो है भीतर, छिद्र के भीतर होता है, जिस अंदर होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है, वो जो ब्लड वेसल्स है अंदर वाला, छिद्र के ऊपर वाला, वो क्या होता है, फूला हुआ रहता है, उसमें विस्तारित हो जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है और ये इंटरनल हेमोरॉइड्स होता है। इसे देखने के लिए प्रोटोस्कोपी किया जाता है, समझ गए, मलाशय की जांच के लिए, समझ गए। चलिए दो समझ गए। तीसरा देखिएगा यहाँ पे एक होता है प्रोलेप्स बवासीर। प्रोलेप्स्ड बवासीर का मतलब है यह गुद्दा से होकर बाहर निकला हुआ बवासीर होता है। एक ऐसा बवासीर प्रोलेप्स बवासीर होता है जो गुद्दा छिद्र से जो है बाहर निकलता है, समझ गए, जो गुद्दा से होकर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो होता है प्रोलेप्स बवासीर। एक तो हो जाएगा, जैसे समझिए ये आपका मलाशय का छिद्र है, ठीक है। अब ये छिद्र है, जैसे समझिए ना, मैं आपको बताता हूँ, समझ गए। देखिए ये आपका छिद्र है, समझ गए। अब ये देखिए प्रोलेप्स बवासीर क्या होता है, जैसे मानिए ये आपका किसी मल का क्या है, ये आपका मल द्वार है, समझ गए। अब ये मल द्वार है तो ये आपका जो है ये क्या है, आपका छिद्र है, समझ गए, ये मल का छिद्र है। अब मानिए यहाँ पे है जो ब्लड वेसल से छिद्र के नीचे वाला है तो ये बाह्य वाला हो जाएगा, बाहर से फूल जाएगा, और इसी छिद्र के अगर मान गए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे का नस जो है फूल जाएगा, या यहाँ पर का नस जो है फूल जाएगा, यहाँ पर का नस, तो ये सब क्या होगा, इंटरनल होगा। लेकिन प्रोलेप्स कौन होगा कि ये जो है यह गुद्दा से होकर बाहर की तरफ जो निकल जाएगा, ये बाहर की तरफ निकला हुआ जो ब्लड वेसल्स होगा गुद्दा से, वो होता है क्या चीज़, आपका प्रोलेप्स, समझ गए। 3 प्रकार का होता है, समझ गए। चलिए कारण देखिए होने का क्या कारण हो सकता है, देख लीजिए। लंबे समय तक कब्ज रहना, किसी को अगर लंबे समय तक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत बार बार जो है बहुत लंबे समय से कब्ज बन रहा है, तो क्या करेगा, वो जो है अपना बाथरूम त्याग करेगा, वो ज़्यादा प्रेशर करके करेगा, तो ऐसे में जो है धीरे धीरे बहुत दिनों से ऐसे करते करते उसका जो ब्लड वेसल्स है बाहर की तरफ निकलने लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना। आप एक ही स्थान पर अगर लंबे समय तक बैठते रहते हैं या लंबे समय तक खड़ा रहते हैं तो ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। मल त्यागने में जोर लगाना, फोर्सफुल डिफेकेशन, अगर मल त्यागते हैं, कब्ज है तो क्लियर लाइटिंग नहीं होगा, क्लियर मल नहीं त्यागेंगे तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो है जोर लगाएंगे, और जोर लगाएंगे तो हो सकता है ब्लड वेसल्स जो है बाहर निकलने लगे, ठीक है। अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन, स्पाइसी भोजन करते हैं तो इससे भी जो है हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मोटापा इसका कारण हो सकता है, ओबेसिटी, गर्भावस्था इसका कारण हो सकता है, कम रेशिए आहार का सेवन, मतलब जो फाइबर फूड होता है वो कम ले रहे हैं जिससे कब्ज ज़्यादा हो सकता है, ये सब कारण होता है। यकृत निवाहिक तंत्र में रक्तदाब अधिक होना, पोर्टल हाइपरटेंशन, समझ गए ना, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है।
गुदा एवं मलाशय का संक्रमण, समझ गए। एनल या जो रेक्टम है इसमें जो है किसी प्रकार की इन्फेक्शन है तो हो सकता है, कोलाइटिस के कारण हो सकता है, समझ गए। मद्यपान एल्कोहलिज्म के कारण हो सकता है। उसके बाद है डायरिया, दस्त के कारण जो है आपका हेमोराइड्स हो सकता है, समझ गए। तो ये सब कारण बनता है। देख लीजिए, मल त्यागने में जोर लगाना, अत्यधिक मसालेदार भोजन, लंबे समय तक कब्ज रहना, एक ही समय एक ही जगह पर खड़े या लंबे समय तक बैठे रहना, मोटापा, गर्भावस्था, लो फाइबर डाइट लेना, यकृत निवाहिका तंत्र में रक्त दाब अधिक होना, पोर्टल हाइपरटेंशन, गुदा एवं मलाशय में संक्रमण, कोलाइटिस, मद्यपान, दस्त होना, ये सब कारण है, समझ गए। लक्षण देख लीजिए कि क्या लक्षण होगा। किसी को अगर बवासीर होता है तो उसमें जो है लक्षण क्या क्या होगा। सबसे पहला है कब्ज बनेगा, ठीक है। उसके बाद मल त्याग करते समय रक्तस्राव होगा, चूँकि उसका जो ब्लड वेसल्स है वो फूला हुआ है तो जब भी जोर लगाएगा तो वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा, वो चमड़ा जो है ब्लड वेसल्स का जो है क्या होगा, फटने से, समझ गए। मल त्याग करते समय जलन होगा, बर्निंग जो है डिफेकेशन होगा। उसके बाद है गुद्दा में खुजली, एनल में क्या होगा, खुजली होगा। उसके बाद है गुद्दा में क्या होगा, पेन होगा। गुद्दा बाहर मस्सा होना, गुद्दा के बाहर क्या होगा, मस्सा होगा, चूँकि यह ब्लड वेसल्स अपने साथ मांस को बाहर निकाल लेता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है चिड़चिड़ापन, इरिटेशन लगेगा और खून की कमी, एनीमिया होगा, चूँकि बवासीर में ब्लडिंग होता है तो ऐसे में एनीमिया होने का भी चांसेज है। तो ये सब जो है लक्षण होता है कि गुद्दा खुजलाना, गुद्दा में जो है दर्द होना, चिड़चिड़ापन, गुद्दा बाहर जो है मांस निकलना, ठीक है, खून की कमी, इरिटेशन, ये सब जो है बवासीर में होता है। मल त्यागने में जलन होगा, कब्ज होगा, ये सब रक्तस्राव होगा मल त्यागते समय, तो ये सब जो है बनता है हेमोरॉइड का लक्षण, ठीक है। चलिए चिड़चिड़ापन देख लीजिए कि निदान देख लीजिए, डायग्नोसिस, अगर किसी को हेमोरॉइड यानी पाइल्स होता है तो उसका जो है डायग्नोसिस क्या होगा। तो ये तो सब बीमारी के लिए है, आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा मल का परीक्षण, स्टूल एग्जामिनेशन होगा और खून की जांच किया जाएगा, समझ गए। ये दो जो है मेन एग्ज़ाम होता है, दो मेन एग्जामिनेशन होता है, बाकी ऊपर इतिवृत्ति और फिजिकल एग्जामिनेशन तो है ही, बाकी खून जांच और मल का जांच ये दोनों इम्पोर्टेंट है, समझ गए। चलिए इसका प्रबंधन देखिए। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि यह जो है पाइल्स है तो पाइल्स का सर्जरी भी होता है, तो ऐसे में सर्जरी है तो मेडिकल तो होगा ही, तो प्रबंध इसका जो है कितने प्रकार से हो जाएगा, 3 प्रकार से हो जाएगा। एक हो जाएगा चिकित्सीय प्रबंध, एक हो जाएगा सर्जिकल प्रबंध और एक हो जाएगा आपका क्या चीज़, नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। तो बाकी चलिए प्रबंध में हम लोग पहला चिकित्सीय प्रबंध देखते हैं, जिसमें दवाई वगैरह से कोशिश किया जाएगा ठीक करने का, ठीक है। देखिए मैं बार बार बताता हूँ, चिकित्सीय प्रबंध में दवाई के द्वारा जो इलाज किया जाता है तो उस बीमारी में, जो बीमारी के बारे में आप लिख रहे हैं उसमें जो जो लक्षण होता है तो लक्षण का भी दवाई आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो चिकित्सीय प्रबंध में ऐसा नहीं है कि हम हेमोरॉइड का देख रहे हैं तो सिर्फ हेमोरॉइड का ही जो है दवा लिखेंगे। यहाँ पे इससे संबंधित जो भी लक्षण होगा सबका दवा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे पहला है कब्ज के उपचार, क्योंकि यहाँ पे कब्ज बनता है, कब्ज कारण होता है, तो इसका प्रबंध में कब्ज को दूर करने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए। कब्ज को दूर करने के लिए रेशेदार भोजन देंगे और फ्लूइड इनटेक बढ़ाए, मतलब जो तरल का जो मात्रा है वो शरीर में बढ़ाए। स्टूल सॉफ्टनर जैसे डोकूसेट, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये सब लेना चाहिए, जिससे जो मल हो सॉफ्ट हो और त्यागने में ज़्यादा जोर न लगाना पड़े, जिससे जो है ब्लीडिंग ना हो और बाहर मस्सा ना निकले। तो कब्ज से उपचार के लिए ये सब कर सकते हैं, ठीक है। फाइबर युक्त भोजन, तरल पदार्थ ज़्यादा ले, स्टूल सॉफ्ट करने के लिए ड्यूक्सेट, सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट ले, ओके। चलिए दूसरा है, अब चूंकि हम लोग देखे हैं कि दर्द भी होगा लक्षण में, तो दर्द तथा खुजली को कम करने के लिए, दर्द को कम और खुजली को कम करने के लिए शीत बात का उपयोग करेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं सीज बात फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि एक टैब में गर्म पानी के घोल में जो है कुछ दवाइयाँ रखकर और उसमें बैठा जाता है, ठीक है ना। तो हेमोरॉइड के लिए सीज बात भी है, दर्द और खुजली को कम करने के लिए।
एनल एरिया में कोल्ड एप्लीकेशन दे, दर्द से राहत के लिए कोल्ड एप्लीकेशन भी देते हैं, तो ये भी देंगे, ठीक है। एनल एरिया में, गुद्दा के एरिया में। एनाल्जेसिक दवा दे, दर्द से कम करने के लिए दर्द रोधी दवाइयाँ एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। एनेस्थेसिया जेली प्रोवाइड करें। अब एनेस्थेसिया जेली इसलिए प्रोवाइड करेंगे कि वहाँ पे खुजली वगैरह, दर्द वगैरह होगा तो एनेस्थेसिया क्या करता है, सुन्न कर देता है, फिर वहाँ पे कुछ भी होगा तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए एनेस्थेसिया जेली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सब होता है आपका दर्द और खुजली के लिए। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रोगी को सपोर्ट, देखिए रोगी को जो है सपोसिट्रीज दे। यह श्लेष्मीय स्राव म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाकर फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा कर्माकुंचन को उद्दीपित करते हैं। देखिए रोगी को जो है सपोसिटोरीज देखिए सपोसिटोरीज दे, रोगी को क्या दे, सपोसिटरी दे। यह जो है क्या करता है, म्यूकस सेक्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे जो फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है जिसके कारण रक्त निकल सकता है, उस फ्रिक्शन को कम करता है और इसमें जो है कर्माकुंचन को उद्दीपित करता है। इसलिए सपोर्टिज देना चाहिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए, म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए। 3 उपचार मेडिकल से किया जाता है। पहला क्या उपचार होता है कि जो है कब्ज को कम करे, कैसे कम करे वो देखे हैं। नेक्स्ट किया जाता है क्या चीज़ कि दर्द और खुजली को कम करना, ठीक है। उसके बाद तीसरा हम लोग देखे हैं कि फ्रिक्शन, घर्षण कम हो, इसके लिए जो है सपोसिटरीज देते हैं, जैसे म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ा दे, समझ गए, और फ्रिक्शन कम हो सके। तो ये 3 चिकित्सीय मेडिकल प्रबंध हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं सर्जिकल प्रबंध। क्या चीज़, सर्जिकल प्रबंध देख लीजिए। पहला है सर्जिकल प्रबंध में क्रायो सर्जरी है। क्या है, क्रायो सर्जरी, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें फूली हुई नसों को 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग के द्वारा नष्ट किया जाता है। देखिए क्रायो सर्जरी है, इसमें होता है कि जो भी नस, जो ब्लड वेसल्स है, जो नस है जो फूला हुआ है, उसको क्या किया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस तो बर्फ़ हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग के द्वारा इसे नष्ट किया जाना, यही क्रायो सर्जरी होता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि क्रायो सर्जरी के मतलब क्या होता है, तो क्रायो सर्जरी का मतलब होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी अंग का सर्जरी करना है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट करना ही क्रायो सर्जरी कहलाता है। जैसे फूली हुई नसों को 0 डिग्री सेल्सियस के द्वारा नष्ट करना ही क्रायो सर्जरी कहलाता है, समझ गए। पहला क्रायो सर्जरी है। दूसरा देखिएगा कि एस्क्लेरोथेरेपी है। एस्क्लेरोथेरेपी का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत डिलेटेड वेन्स में एस्क्लेरोटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है, जिसे पाइल्स का सिकुड़ कर झड़ जाते हैं, जिसे पाइल्स सिकुड़ कर झड़ जाते हैं, समझ गए। देखिए पहला हो गया क्रायो सर्जरी, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो नस फूला उभरा हुआ है उसको नष्ट किया जाता है। जैसे एस्क्लेरोथेरेपी है, तो इसमें जो डिलाइटेड वेन्स होता है, जो इसमें डिलाइटेड वेन है, जो उभरी हुई, जो फूली हुई विस्तारित जो आपका वेन है, उसमें जो है एस्क्लेरोटिक ड्रग जो है एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, डाला जाता है, जिससे जो पाइल्स होता है, जो बवासीर है, वो क्या होता है कि सिकुड़ कर झड़ जाता है, इसीलिए एस्क्लेरोथेरेपी किया जाता है, समझ गए। तीसरा देखिएगा, तीसरा है रबर बैंड लिगेशन, समझ गए। इसमें बवासीर के आधार को क्षार सूत्र से बांध दिया जाता है, जिससे रक्त प्रवाह बंद होने से वह कुछ दिनों में सिकुड़ कर झड़ जाते हैं। क्या है, रबर बैंड लिगेशन है। रबर बैंड लिगेशन का मतलब है कि इसमें जो बवासीर का आधार है, आधार को जो है क्षार सूत्र से बांध दिया जाता है। मतलब जो बेस है जहाँ से ये निकला हुआ है बवासीर, वहीं पे जो है इसे इस बैंड के द्वारा, रबर के द्वारा जो है बांध दिया जाता है, जिससे रक्त प्रवाह जो है उस ब्लड वेसल्स में नहीं आता है जहाँ फूला हुआ है, और फिर वो कुछ दिनों में सिकुड़ जाता है। चूँकि ब्लड आ ही नहीं रहा है तो सिकुड़ने से वो जो है क्या होता है, झड़ जाता है, समझ गए। और यही जो है आपका क्या होता है, रबर बैंड लिगेशन होता है, समझ गए।
तीसरा देखिएगा, तीसरा यहाँ पर है हीमोरोइडेक्टोमी। हेमोरॉइडेक्टोमी है, क्या है? हेमोरॉइडेक्टोमी है। सर्जरी, हेमोरॉइड सर्जरी द्वारा पाइल्स को काटकर हटा दिया जाता है। अब जो भी पाइल्स वो है, जिसको भी पाइल्स होता है उसको हेमोरॉइडेक्टोमी के द्वारा काटकर हटा दिया जाता है और यही जो है हेमोरॉइडेक्टोमी होता है। अब हेमोरॉइडेक्टोमी किसी को अगर सर्जरी हुआ है, समझ सकते हैं गुद्दा के आसपास, तो उसको कैसे रखना है, कौन पोजीशन देना है, क्या भोजन देंगे नहीं देंगे, तो इसके लिए जो है आप एक नर्स के रूप में नर्सिंग प्रबंध लिखिएगा। चूँकि नर्सिंग प्रबंध कॉमन सेंस की बातें हैं, मैं बहुत बार चीज़ें बता चुका हूँ, सर्जरी के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए भी, तो खुद से आप इसको जो है लिख लीजिएगा। बाकी याद रखिए कि हेमोरॉइड वाले पेशेंट का सर्जरी जो प्रबंध है उसमें क्या क्या है, 4 पॉइंट है। एक है क्रायो सर्जरी, एक है स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें डिलाइटेड वेन में स्क्लेरोटिक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करके जो है उसे कर दिया जाता है, जिससे जो पाइल्स होता है सिकुड़ कर झड़ जाता है। उसके बाद रबर बैंड जो है लिगेशन किया जाता है, जिसमें जो बवासीर का जो आधार है उसको जो है छार सूत्र से बांध दिया जाता है, जिससे जो रक्त प्रवाह होता है वो बंद होने से कुछ दिनों में सिकुड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद है देखिएगा हीमोरॉइडेक्टोमी होता है कि सर्जरी के द्वारा जो है पाइल्स को काट कर हटा दिया जाता है, यही हीमोरॉइडेक्टोमी होता है। और इसके लिए एज ए नर्स आप लोग लिख लीजिएगा नर्सिंग प्रबंध। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे एक प्रश्न देखते हैं कि बृहदांत छिद्रन या कोलोस्टोमी किसे कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बृहदांत छिद्रन या कोलोस्टोमी किसे कहते हैं। इसके उपयोग, जटिलता एवं देखभाल लिखें। आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है 10 नंबर या 5 नंबर में कोलोस्टोमी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए बृहदांत छिद्रन या कोलोस्टोमी होता क्या है। ठीक है, देख लीजिए कोलोस्टोमी क्या होता है, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे कोलोस्टोमी एक शैल चिकित्सीय प्रक्रिया है। कोलोस्टोमी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा बड़ी आंत के किसी भाग को अग्र उदर भित्ति से, मतलब आगे के जो उदर भित्ति है उससे जोड़कर रोगी के उदर पर एक छिद्र बनाकर घोल दिया जाता है, मतलब फ्लूइड दिया जाता है। जैसे देखिए कोलोस्टोमी क्या है? एक सर्जरी प्रोसेस है जिसके द्वारा बड़ी आंत, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन को किसी भाग को जो है अग्र उदर भाग के भित्ति से जोड़कर रोगी के उदर पर एक छिद्र बनाकर घोल दिया जाता है। इस छिद्र को एस्टोमा कहते हैं। कोलोस्टोमी के बाद रोगी के शरीर से मल जो है भित्ति पर एब्डोमिनल वार पर बने छिद्र से होकर बाहर को निकलता है। यह छिद्र अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। देखिए यहाँ पे बताते हैं, देखिए यही आपका क्या है? कोलोस्टोमी है। यही क्या है? आपका कोलोस्टोमी है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से ही जो है मल जो है मलाशय में जाता है, आप लोग जानते हैं। तो चूँकि लार्ज इंटेस्टाइन को यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जहाँ से जो है बड़ी आंत को किसी भाग को जो है काट कर और जो उदर भित्ति होता है, जो एब्डोमिनल बाल है, उस एब्डोमिनल वाल के सहारे जो है क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। और यहीं पर जो है एब्डोमिनल बाल पर एक छिद्र के सहारे जो है क्या किया जाता है, जैसे देख सकते हैं, और यही एस्टोमा होता है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को काट कर ये क्या किया गया है, एक काट कर इस सिरा को जो पेट वाला जो एरिया है, पेट का जो भित्ति है, इस पर देख रहे हैं, इस पर जो है लाकर जो है इसे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। और इसी छिद्र के द्वारा जो है मल भी निकलता है और एस्टोमा यही होता है आपका, समझ गए ना, देख सकते हैं। एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए कोलोस्टोमी एक शैल चिकित्सीय प्रक्रिया है, ठीक है, एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा बड़ी आंत के किसी भाग को, जिसके द्वारा ध्यान रखिएगा कि कोलोस्टोमी बड़ी आंत के किसी भी भाग को
अग्र उदर भित्ति मतलब आगे के जो आगे वाला जो उदर भित्ति है, मतलब आगे के जो पेट वाला जो वाल है, भित्ति है, उसको भित्ति से जोड़कर रोगी के उदर पर एक छिद्र बनाकर घोल दिया जाता है। मतलब जो बड़ी आंत के किसी भी भाग को क्या किया जाता है कि आगे के एब्डोमिनल वाल से जोड़कर रोगी के पेट पर, उदर पर एक छिद्र जो है बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, घोल तरल पदार्थ दिया जाता है। ठीक है, इस छिद्र को एस्टोमा कहते हैं। जो छिद्र पेट पर, उदर पर बनाया जाता है, इस छिद्र को एस्टोमा कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है कोलोस्टोमी के बाद जो रोगी के शरीर से मल जो होता है उदर भित्ति एब्डोमिनल वाल पर बने इस छिद्र से होकर ही जो है बाहर निकलता है। मतलब सीधा समझिए, जो मल है इसी छिद्र से होकर बाहर निकलता है। चूँकि जो मल होता है बड़ी आंत से ही मलाशय में आता है, लेकिन यहाँ तो बड़ी आंत के जो है भाग को काट कर जो है क्या किया गया है कि पेशेंट के एब्डोमिनल वाल से जो है जोड़ दिया गया है और फिर जो है उदर पर छिद्र किया गया है। तो ऐसे में जो है तो मल भी यहीं से निकलेगा। तो यही चीज़ें होता है। ये छिद्र जो होता है अस्थायी या अस्थायी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो है पेशेंट को क्या कितना नीड है। समझ गए, देख सकते हैं यही आपका जो है कोलोस्टोमी होता है। समझ गए, देखिए यही जो है उदर पर छिद्र है। यहाँ पे अगर ना पता चले तो देख लीजिए, यहीं पे जैसे समझिए ये आपका पेट का एरिया है, समझ गए, उदर क्षेत्र है। ठीक है, अब ये बड़ी इंटेस्टाइन है। मानिए इस बड़ी इंटेस्टाइन कैसे होता है, ऐसे जो है ऐसे होता है, मल निकलता है। लेकिन मान गए यहाँ से जो है क्या किया गया, यहाँ से जो है आपको इसमें जो है इस बड़ी आंत को यहाँ से क्या किया गया कि यहाँ से काट कर और ये जो है इसे क्या किया गया, यहाँ पे बड़ी भित्ति पर जो पेट के ऊपर वाला आगे वाला जो भित्ति है वहाँ पे लाकर और जो है फिर पेट पर छिद्र, उदर पर छिद्र करके जो है वहाँ पे जोड़ दिया गया। अब जोड़ने से जो है जोड़ा क्यों जाता है, तरल देने के लिए। और उसके बाद जो है कोलोस्टोमी के बाद जो व्यक्ति होता है उसका मल भी यहीं से निकलता है। तो यही जो है आपका होता है। समझ गए, चलिए कोलोस्टोमी समझ गए। इसका उपयोग क्या है देख लीजिए। ऑब्स्ट्रक्शन होने पर, जैसे अवरुद्ध हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आप लोग पढ़े हैं ना, जहाँ पे जो इंटेस्टाइन का कोई भाग जो होता है वो अपने संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर उसमें जो है अवरोध उत्पन्न होता है। समझ गए, मतलब जो है मल बाहर नहीं जा पाता है, न इधर जा पाता है न उधर जा पाता है। समझ गए, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कंडीशन में होता है। चोट लगना, ट्रोमा होने पर भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। बिपुट रोग, ठीक है, डाइवर्टिकुलर डिसऑर्डर में इसका उपयोग किया जाता है। क्षुद्रांत एंटर मतलब वाल्वेलस में जो है इसका उपयोग किया जाता है। बृहदांत्र कैंसर, कोलोन का कैंसर हुआ है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, किसी को ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, चोट लगा है, बिपुटी रोग में, ठीक है, क्षुद्रांत एंठन में और बृहदांत्र कैंसर में। समझ गए ना, तो याद रखिएगा ये सब कि यहाँ कोलोस्टोमी का उपयोग होता है। ओके, चलिए इसका जटिलता देख लीजिए। कोलोस्टोमी होता है तो क्या इसका कॉम्प्लिकेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो है रक्तस्राव होने लगेगा। जिसको भी अगर कोलोस्टोमी हुआ होगा हो सकता है उसको रक्तस्राव होने लगे। एस्टोमा का प्रतिकर्षण, एस्टोमा रिट्रैक्शन मतलब जो एस्टोमा लगाया गया है पेट पर छिद्र करके, जो एस्टोमा लगाया गया है हो सकता है वो इधर उधर खसक सकता है, तो इसका जो है जटिलता हो सकता है। उसके बाद पयुर्दया शोथ मतलब पेरिटोनाइटिस होगा। क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो सकता है। उसके बाद छिद्रीय परिगलन, एस्टोमला नेक्रोसिस हो सकता है, एस्टोमल नेक्रोसिस हो सकता है। तो ये सब जटिलता ध्यान में रखिएगा कि कोलोस्टोमी वाले पेशेंट का क्या जटिलता होगा। रक्तस्राव, एस्टोमा का प्रतिकर्षण, उसके बाद पेरिटोनाइटिस और उसके बाद है एस्टेमोल नेक्रोसिस मतलब छिद्रीय परिगलन। ओके, चलिए संकीर्ण एस्टोनोसिस मतलब होता है संकीर्ण, और अंग भ्रंश मतलब प्रोलैप्स। समझ गए, अंग जो है भ्रंश हो सकता है और संकीर्ण हो सकता है। समझ गए,
चलिए देखभाल, देखिए सर्जिकल क्रिया होने के बाद देखभाल निम्न तरीके से किया जाता है। देख लीजिए, रोगी के लक्षणों, संक्रमण, रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि की देखभाल करना चाहिए जिसको भी कोलोस्टोमी सर्जरी हुआ है। रोगी के इनपुट आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए, ठीक है। द्रव इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखना चाहिए। निर्जलीकरण के लक्षण जैसे पानी की कमी, कम मात्रा में मूत्र विसर्जन, त्वचा तन्यता आदि में जो है देखभाल करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कर्माकुंचन, पेरिस्टेलासिस, गति की पुनः स्थापना का आंकलन करना जिसका संकेत जो है गुदा मार्ग से वायु निकलना एवं आंत्र ध्वनियों का पुनः सुनाई देना है। समझ गए। कर्माकुंचन का मतलब होता है कि जो वायु है वो गुदा से बाहर निकल सके, गैस, समझ गए। और जो इंटेस्टाइन जो ध्वनि होता है, आंत का जो ध्वनि है वो सुनाई दे सके, ठीक है। इसलिए जो है क्या किया जाता है, कर्माकुंचन होता है, ठीक है। एस्टोमा से निकलने वाले जो भी सिक्रेशन होगा, ठीक है, उसको जो है देख रेख करेंगे और उसको जो है गहरा लाल इसकी रंग इसकी अवरक्तता को दिखाती है, ठीक है। देख लीजिए एस्टोमा क्या होता है। एस्टोमा से निकलने वाला मल का रंग, गंध एवं संगठन की देखरेख को रिकॉर्ड करें। एस्टोमा का समान रंग, गंध एवं संगठन गुलाबी लाल होना चाहिए। गहरा लाल या नीला रंग इसकी अवरक्तता को दिखाता है। समझ गए। देखिए जो एस्टोमा है, जहाँ से मल निकलता है, जहाँ छिद्र किया गया है वहाँ से मल निकलता है तो उसको मल पर ध्यान दे, ठीक है। और मल का रंग, गंध एवं संगठन देखरेख रिकॉर्ड करे। एस्टोमा अगर समान रंग एवं गंध एवं संगठन गुलाबी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर गहरा लाल और नीला है तो इसकी अवरक्तता दिखाती है। समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि एस्टोमा के प्रारंभ में ड्रेनेज कम होता है। जब रोगी भोजन खाना शुरू कर देता है तो यह ठोस हो जाता है, ठीक है। जो एस्टोमा प्रारंभ में होता है ड्रेनेज कम होता है। जब भोजन खाना शुरू कर देता है पेशेंट तो जो है यह ठोस हो जाता है, ठीक है। एस्टोमा के किनारों पर शोफ का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। और देखा जाता है कि संकीर्ण की अवस्था तो नहीं है। मतलब जो एस्टोमा लगाया गया है छिद्र करके, वो जो एस्टोमा है वो जो है कहीं ढीला तो नहीं पड़ा है, कहीं संकीर्ण तो नहीं है। इसका निरीक्षण करते हैं इसके किनारों पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि नलियों में कोलोस्टोमी को तुरंत खाली कर दे, ठीक है। और इसकी जांच करें ताकि छिद्र ठीक से खुला रहे और टाँकों पर दबाव ना पड़े, ठीक है। कोलोस्टोमी जो होता है उसमें क्या किया जाता है कि छिद्र पेट में करके उसमें जो है एक सॉकेट लगाकर उसमें जो है पाइप लगा दिया रहता है, जिससे होता है जोड़ दिया गया रहता है, जिससे होता है कि उसमें टाँका मारा जाता है। तो इसको जो है नलियों को देखा जाता है कि जो है इसको जो है तुरंत खाली रहना चाहिए नली, नहीं तो जो है ये दबाव डालेगा सर्जरी पर, ठीक है। चलिए एस्टोमा क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए एस्टोमा कौन सा है, एस्टोमा, यही एस्टोमा है। समझ गए। एस्टोमा कि पेटों पर छिद्र करके जो जोड़ा जाता है अंदर से कोलोस्टोमी होता है। समझ गए ना। देखिए एस्टोमा क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, इस छिद्र को एस्टोमा कहते हैं। समझ गए ना। जो पेट पर एक छिद्र बनाया जाता है जिससे होकर घोल दिया जाता है बड़ी इंटेस्टाइन में, ठीक है, वही जो है आपका क्या होता है, एस्टोमा होता है। छिद्र ही जो पेट पर किया जाता है ना, वही जो है क्या होता है, एस्टोमा होता है। समझ गए। बाकी हम यहाँ पर समझा दिए अच्छे से कोलोस्टोमी को वाले पेशेंट को देख रेख करेंगे कैसे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप एज ए नर्स कैसे उसका सर्जरी हुआ है। और ये चूँकि प्रोसेस लंबा समय तक भी चलने वाला है। एस्टोमा अस्थाई भी होता है, मतलब जो पेट पर छिद्र किया गया है वो अस्थाई के लिए भी हो सकता है, अस्थाई के लिए हो सकता है। तो दोनों के लिए कैसे देख रेख किया जाएगा इसका जो है डिटेल में आप लिख देंगे। एस्टोमा समझते ही हैं, उस छिद्र को आसपास के नली वो जगह को, साथ में जो उसमें नली होगा जो जोड़ा गया है इंटेस्टाइन को उधर से, ठीक है। तो उसको कैसे देख रेख करेंगे ये आपको ऊपर है लिखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।